तो गाइज वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और इससे पहले हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं। तो किस तरह से लोग जो है एक समूह में आते हैं, किस तरह से वो देशभक्ति के लिए लड़ते हैं और अपना एक राष्ट्र बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और ये जो प्रोसेस होता है ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लंबी लड़ाई चली और तभी जो है लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की और इस तरह से उन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण किया। ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। तो देखिए इंडिया जो है पहले एक गुलाम देश था, ऐसे ही उसे आज़ादी नहीं मिली। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद लोग जो हैं स्वतंत्र हुए और वो जो है अपना एक राष्ट्र बना पाए। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में कि किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe come to be associated with the formation of nation state। तो देखिए जैसा कि हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म इन यूरोप किस तरह से एसोसिएट होता है नेशन स्टेट से, यानी कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्यों के निर्माण से जुड़ा हुआ था। तो देखिए इट ऑल्सो मीन्ट ए चेंज ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु they were and what defined their identity and sense of belonging। तो देखिए इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं लोगों की समझ में किस तरह से बदलाव हुआ, उन्होंने कैसे जाना कि वो कौन थे और उनकी क्या पहचान थी, और अपनेपन की भावना को यहाँ पर ये सारी चीज़ें परिभाषित करती हैं। न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज force new link and redefine the boundaries of communities। तो देखिए यहाँ पर नए जो है सिंबल्स मिल रहे थे, नए सिंबल बने, नए चिन्ह बने, नए प्रतीक बने और नए गीत बने, और जो विचार थे ना, विचार जो हैं जुड़े, उनके नए लिंक बनाए गए और पूरे समुदाय की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो देखिए ये जो बहुत सारे देशों में ये जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी थी ना, ये जो पहचान थी ना, ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही कम समय में मिल गई। तो देखिए इस प्रक्रिया को काफ़ी लंबा समय लगा होने में। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि भारत में ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस किस तरह से उभर कर सामने आई। In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। तो देखिए पूरे देश में क्या चल रहा था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था। कॉलोनियल क्या होता है, ये जो देश गुलाम बना दिए गए, तो इसके विरुद्ध जो है बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे थे और इस तरह से ही बहुत सारे कंट्रीज में भी ऐसा ही चल रहा था और इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हुए। पीपल बिगन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। तो देखिए यहाँ पर जो लोग थे ना, उन्होंने अपनी एकता को खोजना शुरू कर दिया था। कैसे, वो जो स्ट्रगल कर रहे थे उस गुलामी के विरुद्ध, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे उसमें उन्होंने अपनी एकता को खोजना शुरू कर दिया था। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड एंड टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो ग्रुप थे, वो एक साथ जुड़ने शुरू हो गए थे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन ये जो अलग अलग क्लास के जो लोग थे, अलग अलग जो ग्रुप थे, उन पर इस कॉलोनिज्म का बहुत अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा था। दियर एक्सपीरियंस वर वैरिड, उनके जो अनुभव थे वो भी अलग अलग थे। एंड दियर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज सेम। तो देखिए स्वतंत्रता को लेकर उनके जो नोशंस थे, उनकी जो धारणा थी, वो भी एक जैसी नहीं थी। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर within one movement, but
द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अंडर में ये जो ग्रुप थे ना, इसे इन ग्रुप्स को इस मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन कहा जा रहा है द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए ये जो है बिना कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबल नहीं था। In the earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India। तो देखिए अपनी कुछ पहली किताबों में आपने पढ़ लिया है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में राष्ट्रभक्ति यानी कि देशभक्ति की भावना किस तरह से उभर कर सामने आती है अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में किस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इंडिया में वो ग्रो होती है। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए इस चैप्टर में हम आज जो स्टोरी पढ़ेंगे वो 1920 की स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में जानेंगे और सिविल डिसओबीडेंस के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए नॉन कॉरपोरेशन मतलब असहयोग आंदोलन और सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हम पढ़ेंगे आज। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप participated in the movement and how nationalism captured in imagination of people। कि इस चैप्टर में हम पता लगाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने की कोशिश की, विकसित करने की कोशिश की और किस तरह से जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और कैसे राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना पर अपना कब्जा जमा लिया कि ये जो नेशनलिज्म था ना ये लोगों की इमेजिनेशन पर कैसे कब्जा जमा लेता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इन द ईयर आफ्टर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। तो देखिए हमने देखा कि 1990 के बाद ये जो नेशनल मूवमेंट थे ना ये नए एरियाज में भी फैल रहे थे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो देखिए यहाँ पर नए सोशल ग्रुप जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे थे और इन्हें ज्वाइन कर रहे थे और नए यानी कि स्ट्रगल के नए नए मोड्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स। तो देखिए हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये डेवलपमेंट जो है होते हैं। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, क्या इम्प्लीकेशंस वो यहाँ पर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना वो नई हो गई थी, यानी कि नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन सामने आई। कौन कौन सी थी वो? इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज ऑफ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुआ, जो वॉर यानी कि जो युद्ध किया जा रहा था उस पर काफ़ी खर्च आ रहा था और इसे कैसे फाइनेंस किया गया, लोन लेकर इसे फाइनेंस किया गया। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और टैक्स बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई और जो इनकम टैक्स हैं उन्हें लागू किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। तो देखिए इन ईयर्स में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो चीज़ों के प्राइस थे ना वो डबल कर दिए गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और ये जो हार्डशिप थी ना, ये जो मुश्किलें थी, ये कॉमन पीपल यानी कि जो साधारण लोग थे वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। तो देखिए विलेजेस में क्या कहा गया, जो विलेज है उन्हें कहा जा रहा है कि वो जो है सोल्जर्स को सप्लाई करें। एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर्स। तो देखिए जबरन
रूरल एरियाज से लोगों को फोर्स में भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। देन इन 1918, 90 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया के कई हिस्सों में, कई भागों में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, यानी कि फसल जो है खराब हो गई, रिजल्टिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि फूड की शॉर्टेज हो गई, खाने की कमी हो गई। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो देखिए क्या हुआ, तो देखिए इसी के साथ साथ एक महामारी फैल गई, एपिडेमिक नाम, एक इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आंकड़े बताते हैं 1921 के 12 से लेकर 13 मिलियन जो पीपल थे वो मर चुके थे इस महामारी के कारण। पीपल होप दैट दियर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। तो देखिए लोगों की ऐसी आशा थी कि जैसे ही वॉर खत्म होगा तो ये जो मुश्किलें हैं ये भी खत्म हो जाएंगी, बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो देखिए इसी स्टेज पर एक नया लीडर दिखाई देता है और वो नए तरीके से स्ट्रगल करने के लिए सजेस्ट करता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सत्याग्रह के आइडिया के बारे में। तो वो लीडर कौन थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो देखिए महात्मा गांधी भारत वापस लौट आए थे 1915 जनवरी 1915 में। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे और वहाँ पर भी उन्होंने जो है सक्सेसफुली फाइट की थी। और वो किसके विरुद्ध लड़े थे, तो देखिए उन्होंने जो वहाँ पर बैटल लड़ा, यानी कि उन्होंने जो वहाँ पर फाइट की वो किसके अगेंस्ट की थी, रेसिस्ट रिजाइम विद ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का मतलब है जन आंदोलन उन्होंने वहाँ पर किया था, क्योंकि वहाँ पर रंग भेद का बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता था, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो देखिए उन्होंने जन आंदोलन के माध्यम से लड़ाई की और उसे जीता, वो सक्सेस हुए वहाँ पर, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। तो देखिए वो जो मूवमेंट था उसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। तो देखिए यहाँ पर सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। इट सजेस्टेड, इट कहा गया है सत्याग्रह को, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू। तो देखिए इसका कहना था, यानी कि सत्याग्रह का हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है कि अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज इनजस्टिस, और जो संघर्ष किया जा रहा है वो अन्याय के विरुद्ध किया जा रहा है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट ऑपरेसर। तब हमें जो हमारा ऑपरेसर है, प्रतिद्वंदी है, तब उसके साथ हमें फिजिकल फाइट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेनिजेंस, और वेनिजेंस मीन्स होता है बदला लेना, और बीइंग एग्रेसिव। तो हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो ये जो है एक सत्याग्रही जो होता है वो बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के इस बैटल को जीत लेता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह से किया जाता है कि जो हमारा ऑपरेसर है उसे हमें क्या कॉन्शियस कराना है, हमें उसे बताना है, हमें उससे अपील करनी है सच्चाई के साथ। तो देखिए आगे सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through use of violence। तो देखिए यहाँ पर उन लोगों को और उनके साथ साथ जो ऑपरेसर हैं उनकी भी बात की गई है, उनको हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय सच्चाई को देखने के लिए राजी
करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हिंसा से सच्चाई नहीं दिखानी है, यहाँ पर उन्हें सच्चाई दिखानी है, सच्चाई दिखाने के लिए, देखने के लिए उन्हें मजबूर करना है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बियॉन्ड टू अल्टीमेटली थ्रिम्प। तो देखिए यहाँ पर इस संघर्ष से क्या हुआ, सत्य की जीत होनी ही थी, यानी कि अगर इंसान सच है, सच्चाई पर है, तो सत्य की जीत होनी जरूरी है। महात्मा गांधी बिलीव, तो देखिए महात्मा गांधी का ऐसा विश्वास था दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो देखिए महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो अहिंसा है, अहिंसा का जो धर्म है, ये सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। उन्होंने जो है अलग अलग जगह पर, बहुत सी जगह पर सत्याग्रह आंदोलन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो देखिए वहाँ पर जो चंपारण में, बिहार के चंपारण में जो प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, उसके विरुद्ध पीजेंट्स को उन्होंने स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित किया कि आपको जो है लड़ना चाहिए। वहाँ पर क्या सिस्टम था कि वहाँ पर जितनी भी क्रॉप थी पीजेंट्स के पास, उसमें से 15% लैंड पर इंडिगो ग्रो की जाती थी, और जो इंडिगो थी एज अ रिवेन्यू वो चुकाई जाती थी, रिवेन्यू के रूप में दे दी जाती थी, उनसे उनका कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से ये सारा कुछ मामला वहाँ पर था। तो यहाँ पर भी लोगों की, जो पीजेंट्स थे, उनकी मदद की महात्मा गांधी ने और उन्हें प्रेरित किया कि वो इस तरह से संघर्ष करें। देन इन 1917, तो देखिए 1917 में क्या होता है, ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ गुजरात। तो देखिए उन्होंने एक और सत्याग्रह आंदोलन चलाया, किसके लिए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। अफेक्टेड बाई, जो कि प्रभावित हो चुके थे, किससे, क्रॉप फेलियर से, और जो ये प्लेग नाम की महामारी जो थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तब द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। तो देखिए अब ऐसी हालत में वो जो रेवेन्यू था वो उसे नहीं पे कर सकते थे, एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। तो देखिए उनकी मांग थी कि उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो देखिए अब वो जो है अहमदाबाद भी जाते हैं और सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, जो वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा था। तो देखिए वहाँ पर भी वो उन लोगों को सत्याग्रह के माध्यम से प्रेरित करते हैं। अब रोलैक्ट एक्ट के बारे में जानते हैं। अब देखिए उन्हें जो है सफलता हासिल हुई यहाँ पर, और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट। तो देखिए वो जो रोलैक्ट एक्ट बनाया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने क्या निश्चय किया कि पूरे विश्व में ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाए। दिस एक्ट, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे राष्ट्र में जो है राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चलाया जाए। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो देखिए जो इंडियन मेंबर्स थे, यानी कि जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इस सब के बावजूद भी जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव थे ना, उन्होंने एक एक्ट बनाया। क्या था वो, रोलैक्ट एक्ट था। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, और इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नमेंट थी उसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिससे कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उन्हें रिप्रेस किया जाए, उनका दमन किया जाए। एंड अलाउड डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, और जो है अनुमति दे दी गई कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उन्हें बिना सुनवाई के 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाए। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडेंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। देखिए महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि एक नॉन वायलेंस, यानी कि बिना किसी हिंसा के
सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाए। ये जो अन्यायपूर्ण नियम बनाए गए थे इसके विरुद्ध जो है नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडेंस जो है एक ऐसा आंदोलन किया जाए विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और जो कैसे शुरू किया जाए, 6 अप्रैल में एक हड़ताल के रूप में इसको शुरू किया जाए। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। तो देखिए कई सिटीज में, कई शहरों में रैलीज की गई। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज्ड डाउन। तो देखिए जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए और जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। तो देखिए अब जो गवर्नमेंट थी इन सब चीज़ों से चिंतित हो गई कि ये जो कम्युनिकेशंस है, ये जो रेलवे टेलीग्राफ है, ये सब जो है बाधित कर दी जाएंगी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लम्प डाउन द नेशनलिस्ट। तो देखिए इन्होंने जो है किसी ना किसी तरह ये जो नेशनलिस्ट थे इन्हें रोकने की कोशिश की। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। जो जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्हें अमृतसर से उठा लिया गया। एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो देखिए महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोका गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेसन। तो देखिए वो जो प्रोसेसन चल रहा था, बहुत शांतिपूर्ण प्रोसेसन जो चल रहा था अमृतसर में, तो वहां पर पुलिस ने गोली चला दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन। तो देखिए इस तरह से हर जगह अटैक कर दिए गए। मटेरियल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो देखिए यहाँ पर जो मटेरियल लॉ था वो लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और उसी दिन देखिए 13 अप्रैल को ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो हुआ। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो देखिए वहाँ पर ग्राउंड में जलियांवाला बाग में जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं, बहुत बड़ी भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। सम कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर। तो देखिए कुछ लोग जो हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग वहाँ पर बैसाखी के मेले पर को अटेंड करने के लिए आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मटेरियल लॉ। तो देखिए सिटी से बाहर होने के कारण बहुत से विलेजर्स ऐसे थे जो इस मटेरियल लॉ के बारे में नहीं जान पाए। दैट हैड बीन इम्पोज, जो कि लागू कर दिया गया था। डायर एंटर्ड द एरिया। अब डायर वहां पर आता है। ब्लॉक द एग्जिट्स पॉइंट। तो जितने भी एग्जिट पॉइंट थे उनको बंद कर दिया जाता है। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। तो देखिए यहाँ पर ओपन फायर कर दी जाती है और जो सैकड़ों लोग थे वो यहाँ पर मारे जाते हैं। His object, as he cleared later, was to produce a moral effect to create in the mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and way। तो देखिए यहाँ पर उसका केवल एक ही मकसद था, जैसा कि उसने बाद में घोषित किया कि जो जितने भी सत्याग्रही थे ना, उनके मन में वो आतंक बैठाना चाहते थे, डर बैठाना चाहते थे और डर का प्रभाव उनके मन में डालना चाहते थे। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही इस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट की जो खबर थी वो फैलती है। क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो देखिए उत्तर भारत के कई बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर उतर आते हैं। देयर वर स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती है, हड़ताल होना शुरू हो जाती है। क्लास विद द पुलिस के साथ झड़प होना शुरू हो जाती है। एंड अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार जो है गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलता है। सीकिंग ऑफ ह्यूमिलिटेट एंड
and terrorized people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, grovel on the street, and salam यानी कि salute to all sahibs. People were flooded the village, कहा गया है अराउंड। देखिए अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तो उन्हें जो है अपमानित किया जाने लगा, उनको उनके ऊपर जो है उन्हें डर दिखाया जाने लगा। जो सत्याग्रही थे उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, फोर्स किया गया कि वो अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़े और सड़कों पर रेंग कर चलें और जितने भी उन्हें साहिब मिलते हैं सबको सल्यूट करें, सलाम करें। और जो है लोग अब ये देखिए गुजरावाला इन पंजाब, तो देखिए इस विलेज में जो लोग रहते थे, जो कि अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, वहाँ पर बमबारी की गई। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो देखिए ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि ये जो है अब वो तो अहिंसा से आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ गई थी, तो गांधी जी ने ये जो आंदोलन था इसको वापस ले लिया था। While the Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. तो देखिए ये जो पूरा आंदोलन जो है वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ये अब केवल कहाँ तक लिमिट रह गया था, ये लिमिटेड रह गया था सिटीज़ में एंड टाउन्स में। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर बॉर्डर बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए अब गांधी जी क्या महसूस करते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसे जो है ब्रॉड बेस पर चलाना पड़ेगा। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो देखिए अब गांधी जी को ये पता चल चुका था, ये निश्चित हो गया था कि कोई भी मूवमेंट जो है, इस तरह के जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते हैं जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ ना हो। ओन वे ऑफ डूइंग दिस he felt was to take up the खिलाफत इशू। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी ने महसूस किया कि ये जो खिलाफत इशू है इसको अब उन्हें उठाना पड़ेगा। तो देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें ओटोमन तुर्की की डिफीट के साथ इसका एंड हो गया था। And there were rumors that the Haass peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर अफवाहें थी कि जो इस्लामी दुनिया है इसके जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं ओटोमन सम्राट, ठीक है, उस पर एक कठोर संधि लागू होने जा रही थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो क्या थे, खलीफा थे। तो देखिए टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो देखिए खलीफा की जो ये अलौकिक शक्ति थी इसको बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत कमेटी बनाई जा रही थी, उसका गठन किया गया। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action of on the issue। तो देखिए मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो भाई थे, ऐसे जो मुस्लिम युवा पीढ़ी के जो नेता थे, उन्होंने इस मुद्दे पर संयुक्त सामूहिक कार्यवाही की संभावना के बारे में गांधी जी से बात करनी शुरू कर दी। गांधी जी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी को एक मौका दिखता है कि जैसे कि मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम है उन्हें कैसे एक छतरी के नीचे, एक छाते के नीचे लाया जा सकता है और यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट है उसे चलाया जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत
एज वेल एज फॉर स्वराज। तो देखिए यहाँ पर जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, कब, 1920 में, इसमें गांधी जी ने क्या किया, दूसरे जो लीडर्स थे ना उन्हें भी कन्वेंस कर लिया कि किस तरह से उन्हें जो है ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो चलाना है, किसकी सपोर्ट में, खिलाफत की सपोर्ट में और स्वराज के। तो यहाँ पर ये मूवमेंट वो चलाते हैं मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिलकर। तो यहाँ तक ही हम आज पढ़ते हैं। आज नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।